नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में यदि जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दिए को भी तूफानों का डर नहीं होता। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, आप भी मौसम की परवाह किए बगैर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप कृषि के क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। और आपके इस सफ़र में हर पल साथ रहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो हर दिन नए नए शोध कार्य और नए नए आविष्कार करता है ताकि आप अपने कृषि संबंधी कार्यों को और भी आसानी से कर सकें। पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 86वां स्थापना दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। आइए देखते हैं उसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। देश की शीर्षस्थ कृषि संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कल 29 जुलाई 2014 को अपना स्थापना दिवस मनाया गया। दिल्ली स्थित परिषद के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर एस अय्यप्पन आदि गणमान्य भी उपस्थित थे। समारोह के प्रारंभ में डॉक्टर एस अय्यप्पन द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए परिषद की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया, The journey of ICAR is also the saga of Indian agriculture, addressing monsoons, markets and mindsets. कि मानसून की बिगड़ी चाल पर परिषद की निगाह है और फौरी तौर पर प्रयास जारी है और इसके लिए रणनीति बना ली गई है। Challenges and changing needs. सभागार में बड़ी संख्या में कृषि वैज्ञानिक, किसान और पुरस्कार विजेताओं की उपस्थिति एक उत्साह लिए हुए थी। इस अवसर पर कृषि मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह ने परिषद की उत्कृष्ट उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि परिषद लगातार किसान हित में कार्य कर रही है और भविष्य में भी पूरी निष्ठा से कार्य करेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आईसीआर ने उपयुक्त परामर्श तकनीकी विकल्पों सहित 520 जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की है। आईसीआर ने जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल नामक एक योजना भी क्रियान्वित की है। जलवायु परिवर्तन के लिए बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुकूलता निधि की स्थापना से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की क्षमता और अधिक दृढ़ होगी। इस माह के प्रारंभ में बजट में घोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नामक नई पहल से सिंचित क्षेत्र में विस्तार तथा जल की प्रति बूंद उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में अब तक जिला स्तर पर 639 कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य खेतों में उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन है। किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को और मजबूती प्रदान करने के लिए परिषद द्वारा फार्मर फर्स्ट की संकल्पना की गई है। इस प्रयास में केवीके की पहुंच क्षमता में वृद्धि हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई पहलों में बड़े जिलों में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें तकनीकी सूचना इकाई, मिनी बीज प्रोसेसिंग इकाई, वर्षा के जल का उपयोग, मिट्टी और जल परीक्षण सुविधाएं, सूक्ष्म पोषक विश्लेषण सुविधाएं, कॉर्प हेजरी ई कनेक्टिविटी और फार्म महिला हॉस्टल आदि शामिल हैं। हमारे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के संस्थान कृषि विकास के 2 स्तंभ हैं। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कृषि विश्वविद्यालय उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे और स्नातकों को कृषि अनुसंधान और विकास में नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाए। कृषि क्षेत्र में सफलता दर सफलता उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित करने वाले निश्चित तौर पर पुरस्कार के हकदार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस सभागार में हुआ जब मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र मोदी पुरस्कार विजेताओं तक पुरस्कार देने के लिए पहुंचे तो सभी गदगद हो उठे। इस श्रृंखला का पहला पुरस्कार सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार था, जो 3 घटक लिए हुए था। पहले घटक में विश्वविद्यालय का पुरस्कार डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं संस्थान
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल को दिया गया। ये पुरस्कार संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव द्वारा ग्रहण किया गया। दूसरा घटक बड़े संस्थान को था, जो कोयम्बटूर स्थित गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान को दिया गया। इसे संस्थान के निदेशक डॉक्टर S. विजयन नायर द्वारा ग्रहण किया गया। तीसरा घटक छोटे संस्थान का था, जो हैदराबाद स्थित कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय को दिया गया। इस पुरस्कार को यहाँ के निदेशक डॉक्टर R.N. चटर्जी द्वारा ग्रहण किया गया। अगली कड़ी में बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार था, जिसको श्री मोहम्मद यदरीस रहमत कादरी को प्रदान किया गया। N.G. रंगा विविधतापूर्ण सोच प्रयोग पुरस्कार श्रीमती कृष्णा यादव को प्रदान किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता लिए हुए चौधरी चरण सिंह पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में श्री पल्लव बागला को तथा प्रिंट के क्षेत्र में श्री भगवान दास को प्रदान किया गया। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिसमें पहला पुरस्कार उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर को गया। दूसरा पुरस्कार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल को प्रदान किया गया, तो वहीं तीसरा पुरस्कार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु को गया। सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति को प्रतीक्षा थी अपने मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संभाषण की। तालियों की ये गड़गड़ाहट इस बात का प्रमाण है कि लोग किस तल्लीनता से और उत्साह से अपने मुख्य अतिथि को सुनने के लिए आतुर हैं। वैज्ञानिक कितनी ही खोज क्यों न करें, लेकिन अगर किसान उस पर भरोसा करके अपना 1 साल खपा नहीं देता है, 2 साल खपा नहीं देता है, तो सिद्धि संभव नहीं होती है। कभी लैब में, कभी छोटे से प्रायोगिक व्यवस्था में सिद्धि प्राप्त करने में एक्सपर्ट को सफलता मिल जाती है, लेकिन जब तक उसका सरलीकरण नहीं होता है, सामान्य किसान को पल्ले पड़े उस भाषा, परिभाषा और प्रयोगों से उसको जोड़ा नहीं जाता है, तब तक इसका व्याप बढ़ता नहीं है। हमारे देश में कृषि ज्यादातर पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दी जाती है, और इसलिए परंपराओं को बदलने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं। जब तक उसको ये भरोसा न हो, हाँ भाई, हाँ दिस इज द वे, ये कुछ होगा, और उसके लिए भी 2, 4, 5 साल तक सोचता रहता है वो, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं मैं प्रयोग कर गया और मेरी जिंदगी अटक गई तो क्या होगा, इसलिए वो हिम्मत नहीं करता है। और इसलिए भारत के विज्ञान जगत को और खास करके कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले महानुभावों के सामने, सरकार के सामने, सामान्य किसान समुदाय के सामने ये नितांत आवश्यक है कि हम बदलते हुए युग में, बदलते हुए परिवेश में, क्लाइमेट चेंज के माहौल में और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के द्वारा किए गए प्रयोगों के माध्यम से, बदलते हुए क्लाइमेटिक जोन्स, अब क्लाइमेटिक जोन ही बदल रहे हैं हमारे सारे। कभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन पहले जो बनाए होंगे, शायद आज एग्रो क्लाइमेटिक जोन में काफी बदलाव नजर आ रहा है। उन सारे पार्श्वभूमि में हमारा किसान भरोसा करके प्रयोग करने की हिम्मत करें, और इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें। आज इस अनुसंधान केंद्र को 86 साल हो गए। मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर के इसका शताब्दी वर्ष कैसे मनाया जाए, उसका प्लानिंग आज ही करें। और इंस्टीट्यूशनल सेलिब्रेशन प्लानिंग नहीं,
हम इस अनुसंधान के माध्यम से किसानों तक कैसे पहुंचेंगे, किन किन विषयों में पहुंचेंगे, किन किन बातों में हम कुछ गोल सेट करके अचीव करेंगे, और सारी फैटर्निटी, ऑल द यूनिवर्सिटी, ऑल द एग्रीकल्चर कॉलेज, सब इसकी शताब्दी के साथ रिसर्च के नए आयाम, उसके साथ सामान्य किसान को जोड़ने का प्रयास, इस दिशा में हम कुछ गोल तय करके आने वाले 14-15 साल जो भी हमें मिलते हैं, और एक सेंचुरी का मिशन गोल बना करके तय करके, मैं समझता हूं शायद हम 86 साल में जितना कर पाए हैं उससे ज्यादा 14 साल में कर सकते हैं। क्योंकि अब 86 साल पहले हमारी जो ताकत थी, 86 साल में उस ताकत सैकड़ों गुना ज्यादा है। विज्ञान ने भी भारी प्रगति की है, वैश्विक संबंधों का वातावरण भी, ज्ञान का आदान प्रदान भी बहुत तेजी से हुआ है। और इसलिए हम अगर ये गोल लेकर के चले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश के सामने, क्योंकि ये सारी हमारी जो मेहनत है उसमें हमने दो चीजों को सिद्ध करना है। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। दुनिया का तो पेट तो भरे, लेकिन किसान की अगर जेब नहीं भरेगी तो शायद हम जो चाहते हैं उस स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए हमारी दिशा, हमारी योजना उस तरफ कैसे रहे। हमारे जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं, मांग बढ़ती जा रही है, और इस समय हमने उन चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। और हमारा फोकस सॉइल फर्टिलिटी, हमारे सॉइल में सदियों पहले जमीन को सुधारने के प्रयोग होते थे, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहे हैं, लेकिन समय के अभाव से, आर्थिक दौड़ में किसान अब वो समय नहीं देता है। जमीन सुधार के लिए बीच में एक टाइम देना चाहिए, कुछ प्रक्रियाएं करनी चाहिए, जो उसको जानकारी है लेकिन कर नहीं पाता है। तब वैज्ञानिक इंटरवेंशन आवश्यक हो जाता है। उसकी परंपरागत पद्धतियां और साइंटिफिक इंटरवेंशन दोनों की जोड़ करके हम हमारी जमीन की फर्टिलिटी के संबंध में कोई निश्चित गोल के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने आवश्यक है कि हमें प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाए बिना हमारा कोई चारा ही नहीं है। उसी प्रकार से जो फसल 45 दिन में होती है, वो फसल 35 दिन में कैसे हो, वो कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियां हो, किस प्रकार का टाइम फ्रेम हो, और फिर भी क्वालिटी इरोजन न हो। जैसे मूंग में प्रयोग हुआ तो टाइम तो बचा, लेकिन उसकी साइज बदलती गई, साइज छोटी होती गई, और जब साइज छोटी होती तो मार्केट गिर जाता है। क्योंकि सामान्य मानवी ने अपने दिमाग में मूंग की एक साइज सेट है, उसके मन में एक छवि तैयार है, उसी के आसपास होगा तो उसको मन में रहता है ठीक है। उसे अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसके मन में रहता है अरे भाई शायद ये अच्छा नहीं होगा। और इसलिए क्वालिटी इरोजन ना हो, उसके बावजूद भी प्रोडक्टिविटी बढ़े और टाइम फ्रेम रिड्यूस हो, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि विश्व के सामने पानी का संकट है। वाटर साइकिल, वेदर साइकिल,
दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी खड़ी हो गई है। अब हमारे सामने चैलेंज है इस वेदर साइकिल के साथ हमारा वाटर साइकिल का साइंटिफिक मैनेजमेंट हम कैसे करें, हम उसको नए तरीके से कैसे उसको जोड़ें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या जल संचय के नए नए अभियान हो, और हम जन सामान्य को जल संचय के संबंध में जितना जागरूक करेंगे, जितना भागीदार बनाएंगे, उतना ही ज्यादा परिणाम मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, 5 स्टार होटल में होने वाले सेमिनार अपनी जगह पे है, उसका भी अपना उपयोग है, लेकिन आखिरकार ये काम करने वाला सामान्य मानवी है। उसके मन में ये भाव कैसे जगे, और उस जब तक ये विश्वास पैदा नहीं होता है कि पानी ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, और जैसे हम मंदिर में जाते हैं, ये प्रसाद का दाना नीचे न गिर जाए इतनी केयर करते हैं, बहुत सजग रहते हैं, भाई प्रसाद है गिरना नहीं चाहिए। ये पानी भी परमात्मा का प्रसाद है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये भाव सामान्य व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचाए। जब साबरमती नदी लबालब भरी रहती थी, पानी भरपूर बहता था, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। 1930 का वो कालखंड था, 30 के पहले का कालखंड था, लेकिन कोई अगर पानी का पूरा ग्लास देता था तो बापू कहते नहीं, आधा पीना है तो आधा ले आओ, आधा पानी वापस करो, पानी बर्बाद मत करो। सामने नदी थी, लबालब पानी से भरी थी, लेकिन वो एक बूंद भी पानी को बर्बाद होने से पीड़ा हो जाती थी। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और अल्टीमेटली सक्सेस के लिए कॉमन मैन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जितना बढ़ता है, उतने ही सक्सेस की संभावनाएं बढ़ती है। और इसलिए हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़े। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या। जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी किसान पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे, कम भूमि में ज्यादा उपज हो। इसी के साथ हमारी एनिमल हस्बेंड्री, हमारे पास जितनी मात्रा में पशु है उसकी तुलना में दूध बहुत कम है, दूध की मांग ज्यादा है, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। हमारे पशु ज्यादा दूध उत्पादन करें, ये हमारे लिए एक सहज साध प्रक्रिया होनी चाहिए, एक सामान्य व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटीज और लैब ने या वेटरनरी कॉलेज ने इस पर काम नहीं किया है, लेकिन जब तक ये काम जो पशुपालक है उस तक नहीं पहुंचता है, तब तक हमें परिणाम नहीं मिलता है। सारे विश्व में ये जो बदलाव आया है उसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन से आया है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट से आया है। हम जब तक उस दिशा में नहीं जाते, हम देश और दुनिया की मांग की पूर्ति के लिए, और स्थिति ऐसी है कि मांग बहुत बड़ी है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को पैसे भरे। हमारे सामने एक सबसे बड़ी चैलेंज है लैब टू लैंड। जो लैब में है वो लैंड पर कैसे आए, जो यूनिवर्सिटी के पास है वो कृषक के पास कैसे पहुंचे, जो श्रद्धा यूनिवर्सिटी के एक लैब में बैठकर के साइंटिस्ट को है, वो श्रद्धा एक कृषक के मन में कैसे हो। और उसके लिए प्रोग्रेसिव फार्मर्स, यही हमारी सबसे बड़ी एजेंसी होती है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स मेंटली रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, उसके डीएनए में होता है ये, वो चाहता है हाँ चलो मैं करूंगा, बताइए भैया। लेकिन ये हमारा कोई संबंध है क्या? क्या यूनिवर्सिटीज के पास और एग्रीकल्चर कॉलेज के पास
अपने इलाके के प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उनकी एक्सपर्टीज, 35 एज ग्रुप के अच्छे पढ़े लिखे फार्मर्स, इनका कोई डाटा है क्या? जो पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने इलाके के 200-400 गांव के ऐसे लोगों का एक इंफॉर्मेशन बैंक बना सकता है? एक टैलेंट पूल बना, दे आर द रियल टैलेंट पूल बना सकता है क्या? और उस टैलेंट पूल के लोगों को एड्रेस करके फिर उनके माध्यम से डिसेमिनेशन के कार्यक्रम बना सकते हैं क्या? हमारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो हैं, उस इकाई को एक नोडल एजेंसी मान करके कम से कम हम हिंदुस्तान के 500-600 डिस्ट्रिक्ट में आराम से अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो हमारे जो अनुसंधान होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी हैं, हमारी कॉलेजेस हैं, और स्टूडेंट है, और फिर फैटर्निटी है, उन सबकी एक चेन बना करके इस व्यवस्था के लिए, और टाइम फ्रेम में काम कैसे हो और सहज प्रक्रिया के रूप से कैसे बने। जितनी हमारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, उनका अपना कोई रेडियो स्टेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर कॉलेज का रेडियो स्टेशन। और मैं इसलिए कहता हूं एग्रीकल्चर कॉलेज का रेडियो स्टेशन, किसान रेडियो बहुत सुनता है। एग्रीकल्चर कॉलेज जो जहां है, उसको उस इलाके की कृषि की स्थिति का पता है। वहां कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ज्यादातर उसी परिवार के बच्चे हैं जो कृषि क्षेत्र से आते हैं, तो परंपरा से भी जानता है। और उस एग्रीकल्चर रेडियो कॉलेज चला है, आजकल रेडियो के लिए सुविधा है, परमिशन मिलती है। इन हाउस स्टूडेंट्स को काम दिया जाए, चलो रिसर्च करो और रेडियो पर आकर के टॉक करो। एक सहज रूप से ऐसी प्रक्रिया बन सकती है। हमारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस रेडियो के माध्यम से लगातार किसानों को हर दिन 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा उसी इलाके के किसानों की समस्या, ज्यादा बारिश हो गई तो क्या करना, बारिश देर से आई तो क्या करना, बारिश कम आई तो क्या करना, फलाने प्रकार का रोग नजर आ रहा है तो उससे समय क्या करना। आप देखिए, अरबों खरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनी हुई मीडिया वर्ल्ड के सामने एक कॉलेज के बच्चों के द्वारा चलाया गया किसान के उपयोगी कार्यक्रम ज्यादा ताकतवर होगा, क्रेडिबल होगा, पॉपुलर होगा। हम इन बदलाव की दिशा में जाने को तैयार है क्या? अगर हम बदलाव की दिशा में जाने को तैयार है तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं। मुख्य अतिथि तथा गणमान्यों ने परिषद की मुख्य उपलब्धियां दर्शाती एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। हर बात की जानकारी लेते हुए मुख्य अतिथि अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। इसके बाद कदम जा मुड़े राष्ट्रीय कृषि संग्रहालय की ओर। भारतीय कृषि का गौरव गाथा कहलाता यह संग्रहालय वैदिक काल से लेकर आधुनिक कृषि अनुसंधान की धरोहर है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संग्रहालय का हर स्तंभ पूरी जिज्ञासा और उत्साह के साथ देखा गया, और फिर वो घड़ी भी आई जिसने सबको चौंका दिया। माननीय प्रधानमंत्री कृषि वैज्ञानिकों, किसानों और पुरस्कार विजेताओं के बीच जा पहुँचे, बात की, जानकारी ली, सलाह दी और फिर विदाई ले ली। और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं को पल्लवित करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान करती है और साथ ही लोगों को देती है एक उत्साह, ताकि हम नई से नई मंजिल की ओर बढ़ते जाएं और कृषि को समृद्ध कर सकें। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी।
youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, आज आपने देखा कि किस तरह से देश के कोने कोने से आए हुए हमारे किसान भाई और वैज्ञानिकों को उनकी विभिन्न उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए। हमें उम्मीद है कि आप भी कृषि के क्षेत्र में इसी तरह से मेहनत करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे और कृषि की ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंचेंगे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये जानने के लिए हमें इंतज़ार रहेगा आपके पत्रों का। और पत्र ही नहीं बल्कि आप फेसबुक, ईमेल और ट्विटर के ज़रिए भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।